हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 वन, हमारी जीवन रेखा। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं बच्चों कि हम क्या कहते हैं, वनों से क्या महत्व है हमारा। सबसे पहले वन को समझने की कोशिश करते हैं। वन हमारी किस प्रकार से सहायता करते हैं और हमें क्या क्या प्राप्त होता है उनके द्वारा। जैसे कि हम क्या है कि हमारे जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो सब क्या कहते हैं, हम सब एक दूसरे पर ये निर्भर रहते हैं। ऐसे ही अब जैसे जो कई पशु पक्षी हैं उनके घर नहीं होते तो वो क्या कहते हैं, ऐसे ही पेड़ पौधों वनों में ही रहते हैं ना। जैसे जंगली जानवर है वनों इत्यादि में पाए जाते हैं। अब जैसे क्या है, वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं, अब बहुत सारे उत्पाद भी मिलते हैं हमें। वनों की सबसे जो ऊपरी परत होती है वो क्या होती है, वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परतें होती हैं। कैसे वन होते हैं, ठीक है। वन जो है हमारी जलवायु, जल चक्र, वायु की गुणवत्ता को भी नियमित करते हैं, ठीक है। ये भी इस पे ही आधारित है। अब जो है वन में जो मृदा, जल, वायु और सजीव के बीच परस्पर क्रिया होती ही रहती है आपस में, ठीक है। ये सब भी क्रियाएं होती रहती है वनों में। अब जो वन है वो विभिन्न पदपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। क्या होता है, ठीक है, समझे बच्चे। अब जैसे वनों में क्या होती है, वनस्पतियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार के जंतु, पक्षी, जीव अपने उसे भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पे अपना घर बना के भी रह सकते हैं। बाकी अब हम आगे पढ़ते हैं इसके अंदर कैसे क्या है। देखो, एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। समझे। एक बूझो क्या है, एक वृद्ध व्यक्ति के पास गया और फिर उसने अपने मित्रों से मिलाया उनको। वो कौन थे, प्रोफेसर थे। वो कहाँ जाकर बैठ गए, पार्क के बेंच पे। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। बच्चों को उत्सुकता थी कि जो प्रोफेसर समारोह अटेंड करके आए थे उसके बारे में जानना चाहते थे वो। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। वहाँ पे क्या हुआ था, जो शहर में बेरोजगारी हो रही है उसकी समस्या के बारे में चर्चा कर रहे थे। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। और वहाँ पे क्या हुआ, शहर के बाहर एक जो कारखाना स्थापित करना था उसकी भी योजना के बारे में बताया गया था कि कैसे क्या होगा। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो आसपास के शहर के लोग हैं उनको अनेक जो युवा है वर्ग हैं उनको नौकरी मिल जाएगी। ऐसे बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। तो क्या हुआ, पढ़ते हैं। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने हमारे फेफड़े हैं। हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ये भी जल चक्र, वायु, जलवायु, इन सब को भी सुरक्षित रखते हैं। अगर ये भी हुआ तो अधिक गर्मी, अधिक वर्षा, अधिक क्षेत्रों में सूखा, इन सब का भी हमें सामना करना पड़ सकता है अगर हम प्राकृतिक वनों के साथ अगर कुछ छेड़खानी करते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो इससे हमारी जो है वो सारी ग्लोबल वार्मिंग
भी होगी इससे, और क्या कहते हैं, सारा हमारा ये जो चक्र है ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, अब देखो, इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं ही देखा है। बच्चे वन के बारे में अधिक जानना चाहते थे, अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। उन्होंने क्या किया, हम वन को देख के आएंगे। अब देखो जो हमारा 17.1 है, वन भ्रमण। एक रविवार प्रातः बच्चे चाकू, हैंड लेंस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप के वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है, क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था। क्या कर रहा था, उनका ध्यान तो रखना पड़ेगा। अब इतनी सारी जो मवेशियों को वन में लेके जा रहा था, तो क्या कहते हैं, उनका फटाफट से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई जंगली जानवर उन्हें को पकड़ के ले जाएगा तो वो किसकी जिम्मेवारी बनती है, टीबू की बनती है उनका ध्यान रखना, है ना। और उसके पास भी एक ही मवेशी कम हो जाएगी, है ना। तो अब क्या हुआ, बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया। उसने कहा कि सब शांत रहें, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती है, वो बाहर भी आ सकते हैं, आप पे हमला भी कर सकते हैं, इसलिए शांत रहना चाहिए। फिर टीबू उन्हें वन की ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहाँ से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सके। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी, जैसा कि आपको चित्र 17.1 में दिखा दे रहा है, वन का एक दृश्य। विभिन्न वृक्षों के शिखर ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया था। यद्यपि आवरण समान रूप से हरा नहीं था, ठीक है, एक समान रूप से हरा नहीं था। ओके, अब देखो, वहाँ का वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। क्या था, बिल्कुल शांत वातावरण था वहाँ पे, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए थे, इसीलिए ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इससे बच्चे काफ़ी तरोताज़ा और प्रसन्न हो गए। ओके, नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। टीबू ने उन्हें शांत रहने को कहा। बच्चे एकदम से एक्साइट हो गए इतना सुंदर व्यू देख के कि ऐसे वाओ एकदम। तो पर टीबू ने कहा बिल्कुल शांत रहना है, आपको आवाज़ नहीं करनी है, ठीक है। और क्या कहते हैं, नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। और भी उन्हें अच्छा लगा जब उन्होंने देखा अनेक प्रकार के पक्षी चहचहा रहे थे, अच्छी अच्छी उन्हें आवाज़ें आ रही थी, ठीक है। तब टीबू ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि यह वहाँ की सामान्य घटना थी। टीबू को तो आदत थी, पर बच्चों ने पहली बार देखा था, इसीलिए वो क्या हो गए, उत्तेजित हो गए। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे। ऐसे बच्चों की थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनकर बंदर भी वृक्षों की जो ऊंची शाखाएं उन पर आकर बैठ गए, ठीक है। वृक्षों
पर जिससे वहाँ विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए थे। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। अब जो ये जंतु होते हैं, जब आसपास कोई बड़ा जानवर हो, जो चिड़िया वगैरह है, वो चहचहाने लग जाती है पेड़ों पर, अगर बंदर उनकी डालियों पर आके, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि कोई बड़ा जानवर आने वाला है। ठीक है, छोटे जानवर हैं वो ये संकेत भी देते हैं, हम तक संकेत पहुंचाते हैं कि अब यहाँ पे आसपास कोई है, अगर वो चहचहाना शुरू कर दें तो अचानक से। ठीक है, अब देखो टीबू ने यह भी बताया कि शुकर, वारा या सुअर, गौर, बाइसन, गीदड़ से ही हाथी जैसे जंतु वन के अधिक संघन क्षेत्रों में रहते हैं। ये जितने भी बड़े बड़े हैं ये थोड़े वनों के अंदर रहते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ नहीं रहते। जब अत्यधिक उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है तब वो बाहर की तरफ आते हैं, नहीं तो वो अंदर ही रहते हैं अधिकतर। ठीक है, प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक संघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए, और बच्चों को ऐसे अधिक संघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। बूझो और पहेली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था। ठीक है, अभी आपको जो कुछ जानवर हैं, देखो चित्र 17.2 में कुछ अन्य जंतु ऐसे भी वहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखो जो चित्र 17.3 है, वन एक आवास, इन सब जानवरों के लिए एक वन ही आवास है। अब वे स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। अब वो देख रहे थे कि कैसे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ जानवरों और उन सब के लिए आवास भी प्रदान करते, तो वो देख रहे थे कि कैसे आवास प्रदान करते हैं। अब ये देखो, जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह ऊबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी थी। वहाँ पे बहुत सारे वृक्ष थे, जैसे कि आपको चित्र 17.4 में दिखाया गया है। बच्चे ये देखो कुछ वृक्षों की उन्होंने ली है, वनों में पाए जाने वाले कुछ पदप, जैसे शीशम, सेमल। शीशम की जो लकड़ी है वो हमारे जितने भी दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, ठीक है, इन सब में जो वुड वर्क है उन सब में काफ़ी उपयोग आती है। नीम तो आपसे, नीम ने तो सभी सुना होगा, आसपास भी होता है नीम का पेड़। ये सब क्या होता है, नीम से हमें क्या होता है, अनेक औषधियों में काम आती है नीम। ठीक है, और बाँस है, ठीक है, इससे भी, बाँस भी हमारे काफ़ी सारी चीज़ों में हमें काम आता है। ठीक है, बाँस की जैसे सीढ़ी बनती है, ऐसे ऐसे इत्यादि। अब देखो क्या है बच्चों, ठीक है, टीबू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, अंजीर, खैर, आंवला, बाँस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान कराने में उनकी मदद की। टीबू ने उन्हें और भी अनेक वृक्षों के बारे में बताया बच्चों को कि ये इसके वृक्ष हैं। ठीक है, प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, शाख और घास पाई जाती है। अनेकों प्रकार की शाख, झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं वनों में। वृक्ष पर विभिन्न प्रकार की विस्तृत लताएं और आरोही लताएं भी लपटी होती हैं। जो पेड़ काफ़ी सालों से होते हैं उन पे वो छोटी छोटी, जैसे आपने बरगद के आसपास आपने कभी पेड़ देखा तो उसमें से वो लताएं निकल रही होती हैं। ऐसी वनों में काफ़ी सारी जो वृक्ष होते हैं उन पे देखी जाती हैं। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफ़ी अंधेरा था। वन के अंदर अंधेरा भी होता है क्योंकि इतने सारे वृक्ष होते हैं। अब देखो क्रियाकलाप 17.1 जो है, अपने घरों की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन वस्तुओं की सूची बनाएं जो ऐसी सामग्री से बनाई गई हैं जिन्हें वन से प्राप्त किया गया। आप घर पे देखो तो फिर आप बताओ, सूची बनाओ। जैसे हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमारा बेड हो गया है ना, और हमारे जितने भी दरवाजे हैं, अलमारियां हैं, सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, जैसे किचन में हमारा जो ड्रॉज वगैरह वो भी सब किससे होते हैं,
लकड़ी से ही बनते हैं, है ना। तो वो लकड़ी कहाँ से मिलती है हमें? जो वनों में वृक्ष है उन्हीं से प्राप्त होती है ना। अपनी सूची में काष्ठ से बनी अनेक वस्तुएं जैसे प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तीलियाँ और फर्नीचर हो सकते हैं। ये भी हमें किससे मिलते हैं? वृक्षों से। ईंधन, ठीक है, और लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस, ये भी किससे बनता है? जब भी तो कहते हैं डोंट वेस्ट पेपर, बोलते हैं ना कि हमें पेपर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखो, क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधि पदार्थ, जड़ी बूटी भी वनों से प्राप्त होती है। आपको ये भी मालूम होगा, आपने सुना होगा, जैसे कि जो हमारी औषधियाँ हैं, नीम तो बहुत ही कारगर है ना। काफ़ी सारी ही बीमारियों में नीम का प्रयोग होता है, ठीक है, औषधि बनाने के लिए। और क्या कहते हैं, नीम की दातुन भी लोग करते हैं जिससे हमारे दांत स्वस्थ रहे, कीड़ा ना लगे, है ना, इत्यादि इत्यादि। और अब ये वो बता रहा है कि ये जो है हमारी जो गोंद है, वो मसाले हैं, जंतुओं का चारा, ये भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? वनों से। अगर हम इतनी सारी चीज़ों में वनों पर निर्भर हैं तो हमें वनों को नहीं काटना चाहिए। वहाँ पे वो एक सिर्फ जो बेरोज़गार लोग हैं उनको नौकरी देने के लिए वहाँ पे हमें वो नहीं बनाना चाहिए, है ना। तो इससे हमें लाभ भी है और काफ़ी सारी हानियाँ भी हैं। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिनसे रोज़गार तो मिले आसपास लोगों को, परंतु इतने सारे जो हमारी आबादी है वो इतनी सारी चीज़ों के लिए वनों पर निर्भर है। तो हमें क्या कहते हैं, वनों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। उस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ध्यान बनाए रखना चाहिए। ओके, अब देखो चित्र अपने सब एक बार देखना। 17.5 भी। शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया होगा। शीला को समझ ही नहीं आ रहा था कि इनको किसने लगाया था, ठीक है। आप देखो चित्र 17.5। कुछ अन्य उत्पाद हमें ये भी मिलते हैं, लकड़ी की मूर्तियाँ, शहद, मोहरी, लाख, गोंद, कत्था, ये सब भी किससे मिलते हैं? हमें वनों से। ओके, अब देखो अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि अनेक अंकुरित और नवविद और पौध में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं। अब जैसे अगर हमने एक पेड़ लगाया, उन पे आप देखोगे कुछ समय के बाद जब वो पेड़ बनने लगता, मतलब एक पौधा लगाया हमने बच्चों, तो क्या कहते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, पेड़ बनने लगता है। फिर आप देखते होगे उस पर छोटे छोटे फूल आ जाते हैं, छोटे छोटे बीज बन जाते हैं, वो कहीं इधर उधर गिर जाते हैं, तो उनसे भी वही सेम पौधा दोबारा से तैयार हो जाता है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते काफ़ी सारे पौधे हो जाते हैं, ठीक है। आप देखो वहाँ पे लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती, प्रकृति ने ही हमें इतना सुंदर तोहफा दिया हुआ है। ओके, कुछ चीज़ों में तो अब इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्ध हो जाते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ सूख भी जाते हैं बेचारे, ठीक है, जिन्हें जगह नहीं मिल पाती या अन्य किसी परिस्थितियों के कारण। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने के ऊपर उठ जाता है और जो शिखर कहलाता है। कई ऊपर ऊपर तक आपको ऐसे दिखाई देते हैं जो ऐसा लगता है शिखर बना हो, जैसा कि आपको चित्र 17.6 में दिखाया गया है। कुछ शिखर आकार, इस तरह के आकार भी बन जाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है। आप देखो कई जो ऐसे होते हैं ऐसा लगता है कि छत बनी हो। उन्होंने बताया कि यह वितान कैनोपी कहलाता है। क्या कहलाता है? कैनोपी, वितान कैनोपी। अब देखो हम क्रियाकलाप 17.2 करते हैं। पदपों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के आधार पर तालिका 7.1 को भरें। आपको इसको भरना है। हर श्रेणी में पौधे का एक उदाहरण पहले से ही दिया गया है।
दी गई तालिका को उदाहरण से जोड़े। अब देखो गोंद बबूल, ठीक है। अब लकड़ी शीशम, औषधीय नीम, तेल चंदन, ठीक है। और क्या हो सकता है हमारे पास? हाँ, अब जैसे इसमें अन्य उदाहरण क्या लग सकते हैं, जैसे सफ़ेदा, हरड़, ठीक है, और क्या कहते हैं कत्था इत्यादि इत्यादि। और आप एक बार इसमें देखो, अगर नहीं समझ में आता तो पूछना, ठीक है, कोशिश करके देखो। अब देखो आगे क्या है बच्चों, क्रियाकलाप जैसे 17.2 है। आपने आसपास के किसी वन अथवा उद्यान में जाइए, आप वन में जाइए या उद्यान में जाइए, वृक्षों को देखिए और उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। और क्या कहते हैं, वृक्षों के पास जाइए, उनका नाम जानने का प्रयास कीजिए। इस कार्य में आप अपने बुजुर्गों, अध्यापकों अथवा पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखें उनकी विशेषताएं जैसे लंबाई, पत्तियों का आकार, शिखर, पुष्प और फलों की सूचीबद्ध कीजिए। कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी बनाइए। जिन जिन वृक्षों के पास आप जाएंगे उनके बारे में, उनकी पत्तियों का आकार देखिए, आपको अलग मिलेगा। उनकी जो साइज़ है वो भी, लंबाई है वो भी, ठीक है, उनकी हाइट, साइज, सब कुछ आपको अलग अलग दिखाई देगा। इवन आपको जो पत्तियों का कलर है वो भी अलग अलग दिखाई देगा इन सब की। और उन पे किस तरह के फूल आते हैं, फल आते हैं, किस पे फल आते हैं, किस पे फूल आते हैं, इन सब के बारे में। उनका शिखर कैसा बनता है ऊपर जाके जब वो पूर्णतः वृक्ष के रूप में विकसित हो जाते हैं, उन सब की आपको सूची बनानी है और लिखना है अपनी नोटबुक में। और हो सके तो उनका आपको चित्र भी ड्रॉ करना है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और याद भी रहेगा। अब प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप साइज में परस्पर भिन्न होते हैं, सब अलग होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती है। ऐसे लगता है ना दूर से जब देखो तो कि काफ़ी सारी परतें बनी हुई हैं, हमें ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि वो इसलिए दिखाई देता है कि जो पेड़ हैं उनकी जो है वो अलग अलग है, हाइट अलग अलग है, इसीलिए ऐसा लगता है कि वो परत बन गई है। इन्हें अधोतल कहते हैं। ओके, जैसा कि आपको चित्र 17.7 में दिखाई दे रहा है, विशाल और ऊंचे वृक्ष शीघ्र परत बनाते हैं जिनके नीचे झाड़ियाँ और ऊंची घास की परतें होती हैं और सबसे नीचे की परत शाख बनाती है। सबसे जो नीचे की होती है वो क्या बनाती है? शाख। क्या सभी वृक्षों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? बूजो ने पूछा। क्या सभी जो वृक्ष हैं वो समान प्रकार के होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्रोफेसर अहमद ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नता पाई जाती है, उनमें जो है वो भिन्नता मिलती है। देखो, शिखर, अधोतल, वन में वितान और उसके नीचे के तल, चित्र 17.7 में दिखाया गया है आपको। ओके, क्योंकि वो किस लिए होता है? कई बार तो प्राकृतिक रूप से हो जाता है, कई बार क्या कहते हैं कुछ जगहों पर इन्वायरमेंट कंडीशन, वाटर लेवल, ये सब भी अलग अलग होता है, तो उस पर भी हमारी काफ़ी सारी चीज़ें, वृक्ष की जो डेवलपमेंट है बच्चों वो डिपेंड करती है। ओके, अब देखो जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं। अब जो गहरे घने जंगल है वहाँ पे काफ़ी आपको जंगली जानवर, जो छोटे छोटे जंगल है वहाँ पे आपको इतने जंगली जानवर नहीं मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे भी जो जानवर हैं उनकी भी परिस्थितियाँ हैं वो भी अलग अलग आपको मिलेंगी, और क्या कहते हैं उनकी किस्में भी आपको अलग अलग अनेक प्रकार की देखने को मिलेंगी। कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखाओं के पुष्पों पर यहाँ वामंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। कुछ बच्चे तितलियों को देख रहे थे। उन्होंने झाड़ियों के नज़दीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियाँ चिपक गई। अब वो बीज और झाड़ियाँ चिपक गई
अब वो कुछ दूर चलेंगे, वो झाड़ेंगे तो वो बीज वहीं पे गिर जाएंगे, तो वो धीरे धीरे कुछ समय पश्चात अंकुरित हो जाएंगे, वहाँ पे पौधा बन जाएगा छोटा सा। ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। ये भी प्राकृतिक एक स्वरूप है। बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियों और वन भूमि पर सड़ गल रही क्षयमान पत्तियों पर अनेक कीट, मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटे और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई दिए। देखो चित्र जैसे आपको 17.8 में दिखाई दे रहा है। वन भूमि की सतह 17.8 जो है आपको कि कैसे है, वो जो कुछ पत्तियाँ सूख जाती हैं वो नीचे गिर जाती हैं, वहाँ पे जो छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं वो सब भी दिखाई दे रही है। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और क्षयमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाखाओं से ढकी हुई थी। क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे, ठीक है। बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न बीजों और पत्तियां एकत्रित कर ली। उन्होंने कहा कि हम कुछ बीज हैं, कुछ जो पत्तियां हैं उनको इकट्ठा करते हैं। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। जब वो सूखी हुई पत्तियां नीचे गिरी होती है, जब उसके ऊपर चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था, वो कच्च कच्च कैसे बोलती हैं तो ऐसे लग रहा था जिससे कोई स्पंजी उसके ऊपर चल रहे हो। क्या क्षयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि बच्चों इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। हम एक क्रियाकलाप करते हैं, आइए क्रियाकलाप करते हैं कि 17.3 है। एक छोटा गड्ढा खोदिए, इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियों आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटा दीजिए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है? पहेली ने पूछा। वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? है तो कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और पड़ेगा भी बहुत, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रोफेसर अहमद अब बताया कि प्रोफेसर अहमद ने बताया तुमने सब पोषीय, पर पोषीय और मृत पोषीय के बारे में पढ़ा है। तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु चाहे वे शाकाभक्षी हों अथवा मांसाभक्षी अत्यंत भोजन के लिए पदपों पर ही निर्भर होते हैं। सबने सुना है ये, ठीक है। जो जीव पदपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है जिन्हें मेंढक खा लेते हैं, ठीक है। कीटों को मेंढक खा लेते हैं, मेंढक को सर्प खा लेता है। इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। घास को कीट ने खाया, कीट को किसने खाया? मेंढक ने, मेंढक को सर्प ने और सर्प को गरुड़ ने, ठीक है। ऐसे ये क्रम चलता ही रहता है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएँ परस्पर संबंध होती हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है और यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर देते हैं तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होंगे। ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसीलिए हम इनको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे काफ़ी सारे जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम एक को अलग कर देंगे तो उससे जो उसके ऊपर डिपेंड है वो सब क्या है, डिस्टर्ब हो जाएंगे। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हेडलैंस से देखने के लिए कहा। उन्हें क्षयमान पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। उन्हें नन्हे कीटे, मिलीपीडों, सहस्त्रपदों, चींटों और भृंगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये
जीव वहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और सूक्ष्मजीवी ऐसे भी हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। पहेली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। ठीक है, अब देखो आपने चित्र जो है 17.9 देखा है। वन में पादप, मृदा और अपघटकों का परस्पर संबंध। मृदा है, जल है, अपघटक है, पोषक है, प्रकाश संश्लेषण है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। अब देखो क्या खाते हैं, इसका उत्तर प्राप्त करते हैं। आइए पढ़ दें। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये मृत पादपों और जंतु उत्तकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस। अपने ह्यूमस के बारे में अध्याय 9 में पढ़ा था। आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है, मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, आपने पढ़ा हुआ है ना पहले। उन्होंने आपको इसीलिए बताया कि आप अपने पास एक गड्ढा खोदिए, उसमें क्या कहते हैं, सारे जो सड़ी गली पत्तियां हैं, सब्जियां हैं, उन्हें डाल दीजिए। ठीक है, कुछ 3 और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। फिर क्या हुआ, 3 दिन के बाद आप जब देखोगे तो उसमें से गरम आपको निकलती हुई भाप सी मिलेगी थोड़ी थोड़ी। उसे क्या कहते हैं बच्चों? ह्यूमस। के अंदर ह्यूमस हुई है। कई बार जब हम कमरा भी बंद कर देते हैं या एक कमरे की कैपेसिटी 50 मेंबर्स की है, तो अगर हम उसके अंदर 150 मेंबर्स को बिठा दें और कुछ देर के लिए उस रूम को लॉक कर दें, तो जब आप खोलेंगे तो उसमें से ऐसे स्मेल सी आपको आ रही होगी। तो इन सबको क्या कहते हैं? ह्यूमस। ठीक है, आप देखो क्या है, आपको घुटन सी महसूस होगी वहाँ पे, आप बैठने में अच्छा फील नहीं करेंगे। ठीक है, और यही अगर आपकी 50 पर्सनस की कैपेसिटी एक रूम में, हम वहाँ 20 बिठाएंगे, वो इजीली बैठ पाएंगे कंफर्टेबली, और वो क्या कहते हैं, आपको अच्छा भी लगेगा वहाँ पे। ओके, अब देखो, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव उपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। ठीक है, ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में नियुक्त होते रहते हैं। वहाँ से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? टीबू ने उत्तर दिया, मृत जंतु गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाता है, उन्हें वो खा लेते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, जैसा कि आपने चित्र 17.9 में देखा। अब आगे पढ़ो। पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह नहीं समझाया है कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। उन्होंने कहा, आपने ये नहीं समझाया कि वनों को हरा फेफड़ा क्यों कहा जाता है। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्युक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, जैसा कि आपने 17.10 में देखा है। इसीलिए वनों को हरा फेफड़ा कहा जाता है। आपने सुना होगा, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन, और जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो खुद सोख लेते हैं, और इससे क्या है, प्रकृति में इनका बैलेंस बना रहता है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड।
देखे जैसा कि आपको चित्र 17.10 में दिखाया गया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बूजो ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषण करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प निर्युक्त करते हैं। यदि वृक्षों की संख्या कम होती है तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता है ना। कम वर्षा होगी, अगर वृक्षों की संख्या कम हो जाएगी तो वर्षा भी कम होगी। टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पदपों और जंतुओं का आवास ही नहीं, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के होते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर ही निर्भर रहते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियाँ प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले यह लोग वहाँ के अनेक औषधीय पदपों के बारे में जानते हैं। पहेली ने अपने मित्रों को याद दिलाया कि वे प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। ऐसा बूजो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था तो उसने देखा हिरणों का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर झरने के पार कर रहा था, जैसा कि चित्र 17.11 में दिखाया गया है। कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियाँ और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? आश्रय प्रदान करती हैं, जैसे कि चित्र 1 में हिरण। अब देखो क्या है, ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। अब जो जानवर होते हैं वो छोटे छोटे अंदर अपने आश्रय भी बना लेते हैं, जैसे बता रहे थे ना प्रोफेसर भी। और क्या कहते हैं, बच्चों को समझाने के लिए कि क्या कहते हैं, बच्चों वो अपना आश्रय भी बनाते हैं अंदर। जैसे छोटे छोटे जंतु है, चिड़िया वगैरह हैं, घोंसले बनाती है। बंदर तो वनों पे वृक्षों पे ही रहते हैं, वनों में। और जैसे हिरन है और शेर है, वो अपनी गुफा वगैरह आपने सुना होगा। तो ऐसे सब जो जानवर है अपना आश्रय भी अंदर बनाते हैं। ठीक है, एक तो उन्हें सुरक्षा मिलती है रहने के लिए, और क्या कहते हैं, अधिक जैसे वर्षा हो जाए तो क्या कहते हैं, उससे उनको सुरक्षा भी मिलती है। और अन्य जो जानवर होते हैं वो उनके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको नुकसान ना पहुंचा सके। जो मांसाहारी जानवर है वो तो छोटे, अब आपने सुना ना कि जैसे कीट है, कीट क्या खाते हैं? घास और कीटों को मेंढक खाता है। ऐसे ये चक्र चलता रहता है, उसको सर्प, उसको गीदड़, और क्या कहते हैं, और फिर उनको शेर। ठीक है, ऐसे ये एक दूसरे पर निर्धारित हैं। अब देखो, टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया। अचानक कुछ देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीद के बीच अंतर समझाया। उसने कहा, ये देखो, ये सब जो जानवर हैं अन्य अलग अलग जानवरों की लीद है। आपने भी देखी होगी आसपास कई बार, कुत्तों की, बंदर की तो देखी होगी सभी ने, सूअर की, सब में अलग अलग होती है ना। ऐसे ही जो वन वाले जानवर हैं उनकी भी वो उनको लीद दिखा रहा था और अंतर भी बताया। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। अब जो वन में जो अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, कई बार अंदर तक नहीं जाते, तो क्या करते हैं, बाहर जो जंतुओं के पद चिन्ह हैं, जो पैरों के निशान हैं, उनकी लीद है, उससे ही अंदाज़ा लगाते हैं यहाँ पर ये जानवर रहते हैं इस वन में। बूजो ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी शैमान ढेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक भृंग और कैटरपिलर लावा पनप रहे थे तथा अनेक नवोदित भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया, ये नवोदित कुछ शाखाओं और झाड़ियों के हैं।
जंतु भी कुछ पदपों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पदपों को वृद्धि करने और अनेक पुनर्जनन में सहायक होते हैं। जंतुओं का क्षयमान गोबर नवोभिद को उगाने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। यह सुनने के बाद बूजो ने अपनी नोटबुक में नोट किया। पदपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वह शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। जो शाकाहारी हमारे जंतु हैं उनको क्या करते हैं, आवास भी प्रदान करते हैं। कि अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्मों वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। ये जो जंतु होते हैं ये सब होते हैं, तो एक तो वृक्षों की वृद्धि होती है, एक जो जानवर हैं उनका पुनर्जन्म होता है। अब घटक वन में उगने वाले पदपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। अब जैसे लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी। ठीक है, सीधे कैसे पड़ेगी, इतने ऊंचे ऊंचे तो वृक्ष थे, वृक्षों में धीरे धीरे ही आएगी ना नीचे। आप देखो जैसा कि दिखा रखा है इस चित्र जो 17.13 है। वर्षा जल की बूंदें वृक्षों से धीमे धीमे टपकती हैं और भूमि में अवस्त्रवित हो जाती हैं। ये देखो, भूम जल स्तर, मूल तंत्र जल के भूमि में अवस्त्रवित होने में सहायक होता है। क्षयमान सामग्री से ढकी भूमि स्पंज की भांति होती है। अब देखो, समृद्ध वितान और वनस्पति की अनेक परतें वर्षा की बूंदों की चाल को कम करती है, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन। अब देखो, एक पहेली भी ऊपर सवाल पूछ रही थी। पहेली की को याद आया कि उसने अपने विद्यालय की पश्वर दीवार पर पीपल का एक पौधा उगा हुआ देखा था। चित्र 17 पॉइंट जैसा कि आपको बच्चे 12 में दिखाई दे रहा है। आपने भी देखा होगा, आपके घरों के आसपास दीवार में पीपल का छोटा सा पौधा आ जाता है ना। ठीक है, दीवार में उग जाता है पीपल का, बड़ का, ऐसे अपने आप ही। तो क्या कहते हैं, क्या आप ये समझाने में उसकी सहायता कर सकते हैं कि वह वहाँ कैसे उगा आया, वो वहाँ कैसे उग सकता है। तो हम किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। कोई चींटी अपना भोजन वगैरह लेने गई होगी आसपास, तो उसने क्या करा होगा कि जो मिट्टी में छोटा सा अंश पीपल का रह गया होगा, कोई बीज उसका, तो उसने वो उठा लिया होगा और अब वो बीज को खा नहीं पा रही होगी, तो वो वहाँ छूट गया, तो वहाँ से वो एक पौधे के रूप में पनप उठा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो वो भी बता रहे थे जैसे कि ये जो चींटियाँ हैं अपना क्या कहते हैं भोजन करने के लिए, ये जो छोटी छोटी घास है इसमें छोटे छोटे जंतु हैं, इनको खाती हैं, है ना। अब फिर वो उनको बड़े जानवर खाते हैं, ऐसे ऐसे भी प्रक्रम चलता रहता है। और जो कुछ मृत जानवर होते हैं उनको भी अन्य कुछ पशु पक्षी खा लेते हैं। और क्या कहते हैं, जो मरी हुई कीट, चींटे, सूखे हुए पत्ते हैं, वो सब क्या करते हैं, ह्यूमस बनाने का, अंदर गर्मी
बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है, कि गर्मी बनी रहे, ठीक है, और नमी ना रहे, है ना। अब क्योंकि धूप तो मिल नहीं पाती इतने सारे घने वृक्षों के कारण, इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं चारों तरफ, तो वहाँ पे पर्याप्त धूप तो जा नहीं पाती, तो थोड़ा सा पेड़ पौधों जीव जंतुओं को थोड़ा सा गर्मी भी चाहिए। और अभी आपने इसमें ये भी देखा कि जो उनकी लीद थी उसका एक बड़ा सा चट्टान टाइप बनी हुई थी, है ना, और उसमें फंगस इत्यादि ये सब उसमें पनप रहे थे, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे पर निर्भर है बच्चों, और क्या कहते हैं, क्या ये प्रक्रम हमेशा चलता ही रहता है, इसीलिए हम वहाँ पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब क्या हुआ फिर, अर्थात छोटी छोटी फुहार में प्रवर्तित कर रही थी। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों में होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखाओं में धीमे धीमे गिर रहा था। अब बारिश हो रही थी तो वो पत्तियों से धीरे धीरे नीचे आ रहा था, जैसा कि आपको चित्र 17.13 में दिखाया है। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अब भी सूखी थी। लगभग आधा घंटे बाद वर्षा रुक गई। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियां की परत अब कुछ कुछ गीली हो गई हैं, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया। उन्हें जल का जमाव नहीं होता हुआ दिखाई दिया। बूझो मन ही मन सोच रहा था, यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती तो नाले और सड़कें पानी से भर गई होती, ठीक है। अगर इतनी सारी वर्षा वहाँ हुई होती तो नाले और जो है सड़क भर गई होती, परंतु वन में ऐसा नहीं हुआ। अब ये देखो कि यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा, ठीक है। ये बिल्कुल है कि अगर हम वनों को काट देंगे तो जो हमारे दिन प्रतिदिन कार्य उद्यानों में बढ़ती उत्पादन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रही है, तो क्या होगा, हमें भी सांस लेने में दिक्कत होगी और पृथ्वी का ताप भी बढ़ जाएगा। पेड़ों और पत्तों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद और आश्रय नहीं मिल पाएगा। अगर पेड़ नहीं होंगे तो काफ़ी सारे जीवों को खाद भी नहीं मिल पाएगी और उन्हें आशियाना भी नहीं मिल पाएगा। तीसरा क्या है, पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है, जिससे बाढ़ आती है, ठीक है। चौथा क्या है, हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन आरोपण घातक है, इसीलिए हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं हम। हमारी जो जीवन रेखा है कि क्या कहते हैं, हमें वनों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं वन, बल्कि जैसा कि आपने देखा, जब आपके शहर में कई घंटों तक उच्च दर्ज से वर्षा होती है तो क्या होता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं, ठीक है, और उसे अवस्रवित होने देते हैं। यह वर्ष भर भूमि जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। वन क्या है बच्चे, एक तो भूमि जल स्तर को बनाए रखते हैं, और हमारे कुछ क्षेत्रों में जैसे बाढ़ इत्यादि आ जाती है तो उनमें भी उनकी सुरक्षा करते हैं, ठीक है, और जिससे हम जल की सतह आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्रों में भर सकता है। अगर ये वन नहीं होंगे तो क्या होगा, जो वर्षा होगी वो आसपास सीधा भूमि पर आएगा वो जल, तो क्या होगा, भूमि पर आने से वहाँ पे जल एकत्रित हो जाएगा, तो अधिक हमें समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अब ये इतना सारा जो पेड़ पौधे हैं वही इस
जल को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं और हमें बाढ़ से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। और क्या है, आसपास के क्षेत्रों में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। ऐसे में क्या होगा, जब अगर तेज वर्षा आती रहेंगी तो जो हमारे साइड में उपजाऊ धरती है तो वहाँ पे भी हमें क्या है, क्षति का सामना करना पड़ सकता है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। लौटते समय बच्चों ने टीबू के गांव में 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम काफ़ी सुहावना था। गांव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है, हवा भी ठंडी रहती है। एक तो अच्छी वर्षा होती है और ठंडी ठंडी हवा भी चलती रहती है। यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है क्योंकि वन वहाँ से गुजरने वाली सड़क के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेता है। एक तो वहाँ इतना शोर भी नहीं आता, तो ध्वनि प्रदूषण भी नहीं है ना, वायु प्रदूषण। ठीक है। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे तो क्या करते थे, तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। ये वनों से घिरा हुआ भी था। सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है और वे लुप्त होने लगे हैं। दादाजी खुश नहीं थे क्योंकि उनके गांव के समीप के वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा था। दादाजी खुश नहीं थे क्योंकि वहाँ पे पुनर्जनन नहीं हो रहा था। ठीक है। और क्या है, और वे पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने की कगार पर है। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यदि हम समझदारी से काम लें तो हम वन और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणाम को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाए। ठीक है, हम कैसे कैसे हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। वन भ्रमण के उपरांत प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा। बच्चों ने लिखा, वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन औषधीय पदार्थों, काष्ठ और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। हमें अपने वन को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा, एक तो हमें बाढ़ इत्यादि का भी सामना करना पड़ सकता है अगर अधिक वर्षा होगी, और हमें इतनी सारी जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं, औषधियाँ मिल रही हैं, तो हमें उनमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और हम देखते हैं हर घर में लकड़ी की कुछ न कुछ वस्तु होती है ना, तो फिर उनका भी अगर लुप्त हो जाएंगे तो वो भी महंगी हो जाएंगी सारी की सारी, और हर इंसान नहीं खरीद पाएगा ऐसी वस्तुओं को, है ना। तो क्या कहते हैं, इन सब कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, अन्य आवश्यक हमें वृक्षों को काटना या क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। ध्यान रखेंगे ना सब बच्चे? बिल्कुल है। और हमें एक एक पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए, चाहे हम अपने घर के आसपास ही
क्यों ना लगाएं, ठीक है। उससे हमारा वायु प्रदूषण भी नहीं होगा और हमें स्वच्छ क्या है वायु प्रदान करेंगी, और धीरे धीरे उनसे अनेक पौधे भी, पेड़ भी उत्पन्न होंगे जो हमारे लिए सहायक होंगे, अनेक फल फूल ठीक है, इन सब में। अब देखो बच्चों, इनमें प्रमुख शब्द क्या है? वृक्ष वितान, वृक्ष शिखर, अपघटक, ह्यूमस, पुनर्जनन, बीज परिकरण, मृदा अपरदन, अधोतल, वन अवरोहण। ठीक है, आपने क्या सीखा है? वन में हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वन विभिन्न पदपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पतियाँ सबसे नीचे की परत में बनती हैं। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, वन वृद्धि करते और पर्यावरण होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है। ओके, वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। मृदा वनों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होती है। वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदाय को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। वन इन समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। वन जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे। पहला है, क्या है बच्चों? समझिए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। किस प्रकार होते हैं वन वृद्धि करने में? क्या कहते हैं? एक तो वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने में, पुनर्जनन में सहायक। पुनर्जनन में कैसे होते हैं? वो ह्यूमस तैयार होती है और उससे क्या कहते हैं, एक तो वन में जो विभिन्न घटक है एक दूसरे पर निर्भर है ना। वन वृद्धि और परिवर्तित होती रहती है तथा उनका पुनर्जन्म भी होता रहता है। समझे? वन में जो है अनेक तरह के जीव जंतु हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर है, तो ऐसे उनका क्या है, पुनर्जनन होता रहता है आसानी से। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है? समझिए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं कि जो भूमि है उस पर सीधा जल नहीं आता एकदम से जब वर्षा होती है। ठीक है, तो उसमें सहायक होते हैं। अगर भूमि पर सीधा जल हो तो एकदम बाढ़ की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या है? अपघटक किन्हें कहते हैं? इनमें से किन्हीं दो के नाम बताइए। ये वन में क्या करते हैं? हमारे बच्चों, एक तो अपघटक है, वो वन में उगने वाले पदपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं, है ना। ठीक है, और क्या कहते हैं, क्या होता है इनके अंदर? आपने देखा था, एक तो जो शाकाहारी वो मांसाहारी शाकाहारी पे ऐसे, और एक क्या चक्र था, जैसे कीट पतंगे हैं उनको कौन खाता है? मेंढक वगैरह। ठीक है, ऐसे आप बता सकते हैं ना। अब देखो जो चौथा प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। आपने ऊपर चित्र देखा था ना, किस प्रकार हमें कैसे चक्र होता है, वो आपको इसके अंदर ड्रॉ करना है और आपको बताना है कि वायुमंडल में जो जितनी भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो उसका संतुलन बनाए रखने में हमारे वन सहायक होते हैं, और दूसरा कि क्या कहते हैं, हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ पौधे ले लेते हैं और हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन, और इनका संतुलन पर्यावरण में बराबर बना रहता है। ऊपर से आप बच्चे डायग्राम बना लेंगे ना इसके अंदर जो ऊपर दे रखा है। अब देखो प्रश्न 5, समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता।
आपने समझा था ना कि जो कीड़ पतंगे होते हैं उनको वो खा लेते हैं, अगर जो मरे हुए होते हैं वो किस में, ह्यूमस में और अन्य कार्यों में हमें उपयोग करते हैं। जो गले सड़े पत्ते होते हैं वो खाद इत्यादि का काम करते हैं, खाद तैयार हो जाती है उनसे, ठीक है। ऐसे ही, और जो सूखी हुई पत्तियां उनसे वो हो जाता है लकड़ी, जो पेड़ का तना है उससे हम लकड़ी की कोई भी वस्तु बना सकते हैं, और जो उसकी छाल है उससे उसे हम औषधि में कोई पत्तियां हैं, ठीक है। ऐसे तो कुछ भी व्यर्थ नहीं है। अब देखो जो छठा प्रश्न है, ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से ही प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें हम सिर्फ वनों से ही प्राप्त कर सकते हैं। क्या है ऐसे उत्पाद? एक तो हमें क्या है, गोंद औषधि, है ना। तीसरा क्या हो सकता है, फर्नीचर। और चौथा क्या हो सकता है बच्चों, फल इत्यादि, है ना। कई फल होते हैं जो वहीं पे लगते हैं। और 5वां सोचिए, मिल सकता है हमें ईंधन भी मिलता है ना 19 से। अब देखो जो आपका अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में क्या है, कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पदपों की डैश में सहायता करते हैं, आशय में सहायता करते हैं। अब देखो ख क्या है, वन परिशुद्ध करते हैं डैश और डैश को आएगा। एक तो वायु, वन परिशुद्ध करते हैं एक तो वायु को और जल को, ठीक है। अब देखो ग क्या है, शाक वन में डैश परत बनाते हैं, शाक वन में वनस्पतियों के नीचे परत बनाते हैं, ठीक है। अब देखो घ क्या है, वन में क्षयमान पत्तियों और जंतुओं की लीद डैश को समृद्ध करते हैं, करते हैं ह्यूमस को समृद्ध करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों 8वां जो प्रश्न है, हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है। अगर धीरे धीरे वन खत्म हो जाएंगे तो हमें क्या कहते हैं, काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, पर्यावरण भी शुद्ध नहीं रहेगा, है ना, इस प्रकार की। तो इसीलिए चिंता का विषय है। बढ़ते उद्यानों के आवश्यकताओं के अनुसार तो हमें क्या है, एक चिंतित विषय भी बनता जा रहा है। एक तो जगह की कमी होती जा रही है, इसी वजह से बढ़ती जनसंख्या की वजह से हमें पेड़ों इत्यादि को काटना पड़ रहा है अपने आश्रय बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, हमें उन जंतुओं को, जो जंगली जंतु हैं, उनसे भी थोड़ा सावधानी बना के रहना पड़ेगा, है ना। अगर वन खत्म हो जाएंगे तो वो धीरे धीरे हमारी ओर ही आकर्षित होंगे, है ना। तो इसलिए ऐसी समस्याएं हैं। अब देखो जो 9वां प्रश्न है, समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतु और पदपों के होने की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि एक दूसरे पर ये सब निर्भर हैं, ठीक है। और कुछ हमें प्राकृतिक रूप से भी वनस्पति या जंतुएं मिले हुए हैं। आपने कुछ ऐसे देखा था ना, ऊपर पढ़ा था, जैसे आपको कहा था आसपास जाइए, देखिए अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए पेड़ों के, तो हर एक की पत्तियां अलग हैं, पौधे अलग हैं, तो हमें वो अनेक प्रकार की वनस्पतियां प्रदान करते हैं। अब देखो बच्चे जो 10वां प्रश्न है, चित्र 17.5 में चित्रकार चित्र को नामांकित करने और तीरों द्वारा दिशा दिखाने भूल गया, तीरों पर दिशा दिखाए और चित्र को निम्नलिखित नामों द्वारा नामांकित कीजिए। अब देखो ऊपर क्या है, बादल, ठीक है, ये वर्षा हो रही है। वायुमंडल, ठीक है, बता सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कैसे चक्र। और पदप क्या है, बता सकते हैं जंतु, वो देखो दिखाई दे रहा है। मृदा, ठीक है, भौम जल स्तर, ठीक है, नीचे की तरफ अपघटक और मूल, आप बता सकते हैं ना आसानी से, चित्र जो 7.15 है। आगे देखो 11वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। पहला गोंद, दूसरा प्लाईवुड, तीसरा सील करने की लाख, चौथा केरोसिन। तो क्या होगा, तीसरा सील करने की लाख, ठीक है, ये नहीं है, बाकी सब हमें वन से मिलते हैं। अब देखो 12वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वे सही नहीं है।
पहला, वन मृदा से अपरदन से बचाते हैं। दूसरा, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। तीसरा है, वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। चौथा है, मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है। तो क्या आएगा? दूसरा गलत है। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और वहाँ लिख रखा है नहीं करते। अब देखो तीसरा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनाने वाले एक उत्पाद का नाम बताइए। भालू, मशरूम, ह्यूमस, कास्ट। बताओ क्या आएगा? ह्यूमस। अब देखो आगे की तरफ पढ़ते हैं बच्चे। विस्तारित अधिगमन क्रियाकलाप और परियोजन कार्य। पहला क्या है? पर्यावरण विभाग को निर्णय करना है कि क्या आवासीय कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपके क्षेत्र में वन के कुछ हिस्से को काटकर साफ करना उचित होगा। एक सजग नागरिक के नाते सरकार के विभाग को अपना मत बताते हुए एक पत्र लिखिए। ठीक है, कि आप इसमें उनकी क्या सहायता कर सकते हैं। आप इससे सहमत हैं तो आप उनको बताइएगा, लिखिएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? किसी वन का भ्रमण कीजिए। यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं जो आपकी यात्रा को अधिक उपयोगी बना देगी। सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके पास वन में जाने की अनुमति है। सुनिश्चित कर लीजिए कि आप वहाँ भटकेंगे नहीं और अपनी राह स्वयं ढूंढ लेंगे। वहाँ का मानचित्र लीजिए और किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ ले जाइए जो उस स्थान से परिचित हो। ठीक है, तीसरा क्या है? आप वहाँ जो कुछ देखते और करते हैं उसका विवरण नोट कीजिए। ध्यानपूर्वक किए गए प्रेक्षण आपके भ्रमण को दिलचस्प बना देंगे। चित्र बनाना और तस्वीर खींचना भी उपयोगी रहेगा। ओके, अब देखो आप पक्षियों ध्वनियों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के बीज और कठोर फलों जैसे बादाम, सुपारी, नारियल आदि गिरीफल एकत्रित कीजिए। विभिन्न प्रकार के वृक्षों, झाड़ियों, शाखाओं आदि को पहचानने का प्रयास करें। वन के विभिन्न स्थानों और विभिन्न परतों से पादपों की सूची बनाइए। आप सभी पादपों के नाम संभवतः नहीं जान पाएँ, लेकिन वे वहाँ उगते हैं यह देखने और रिकॉर्ड करना उपयोगी होगा। पादपों की औसत ऊंचाई, शिखर के आकार, छाल के गठन, पत्ती के आमाप, साइज और पुष्प के रंग को नोट कीजिए। जंतुओं की लीद को पहचानना सीखिए। वन अधिकारियों और आसपास के गांवों के व्यक्तियों और अन्य दर्शकों का साक्षात्कार कीजिए। आपको कभी पक्षियों के अंडे एकत्रित नहीं करने चाहिए और न ही उनके घोंसलों को भी छेड़ना चाहिए। आपको इन सब उनकी लीद को एकत्रित कर सकते हैं, उनकी ध्वनि को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, सूखी हुई पत्तियों को देख सकते हैं, उनका चित्र बना सकते हैं और पत्तियों का चित्र बना सकते हैं, उनकी फ़ोटो ले सकते हैं। परंतु आपको जितने भी वहाँ पे पक्षी हैं उनके एक तो अंडों को नहीं छोड़ना चाहिए और उनके घोंसलों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप और अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित वेबसाइट को देख सकते हैं www.wildindia.com। क्या आप जानते हैं भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 21% वन क्षेत्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से यह निरंतर कम होता जा रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमने वन आच्छादित क्षेत्र के महत्व को समझ लिया है। हाल के वर्षा में किए गए सर्वेक्षणों से यह संकेत मिल रहे हैं कि वन आच्छादित क्षेत्र में थोड़ी वृद्धि हुई है। ठीक है, उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।